हेलो नमस्कार बच्चों, रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी के इससे पहले मैं आपको 3 लेक्चर पूरे कंप्लीट करवा चुका हूं। आज अपन केमिकल काइनेटिक्स या फिर मैं कहूं रासायनिक बलगतिकी के 4th लेक्चर की अपन बात करेंगे, डिस्कशन उसके बारे में करेंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से याद दिलवाना चाहूंगा, कल अपन बात कर रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपन कल अध्ययन कर रहे थे। जैसे ये कारक थे द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी अभिकारकों की सांद्रता। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रता प्रभावित करती है। कल मैंने बताया था लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन यानी द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके क्रियाकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। प्रारंभ में सांद्रता अधिक होती है तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक, और अंत में सांद्रता कम रहती है तो अभिक्रिया का वेग कम होता अनंत स्पर्शी आरेख बताया था। क्लियर हो चुका था ये पॉइंट। प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग चरघातांकी रूप से घटता है, अंत में जाकर के स्थिर हो जाता है, इसे बताया था। तंत्र का ताप, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो, तापमान का प्रभाव भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। यानी एक सामान्य प्रेक्षण के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसका ताप बढ़ाते हैं तो उसके वेग में वृद्धि होती है। और कितनी, अगर अपन 10 डिग्री सेंटीग्रेड सिस्टम का ताप बढ़ा दे तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग 2 से लेकर 3 गुना बढ़ जाता है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग 2 से लेकर 3 गुना बढ़ जाता है। तो ये क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, और ये गतिज ऊर्जा का मान बढ़ने पर जो कोलिजन है, जो टक्कर है, उनकी संख्या बढ़ती है, और टक्करों की संख्या बढ़ने पर इफेक्टिव कोलिजन यानी प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ती है, जिससे अभिकारक किसमें बदल जाते हैं? उत्पाद में, और वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्रियाकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति, इसके बारे में भी अपन डिस्कशन कर चुके थे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जब रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन जब प्रोसीजर होता है या रासायनिक अभिक्रिया चल रही होती है, उस समय क्या होता है? पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। पुराने बंध टूटने वाले कौन से हैं? अभिकारक अणुओं के मध्य के बंध टूटेंगे, और नए बंध उत्पाद बनेंगे, उन अणुओं के मध्य बंध बनेंगे। यदि टूटने वाले बंधों की संख्या क्या है? ज्यादा, और बनने वाले बंधों की संख्या क्या है? कम। तो ज्यादा बंध तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, कम बंध बनेंगे इसका मतलब कम ऊर्जा मुक्त होगी। तो ऐसे ज्यादा बंध तोड़ेंगे तो ऊर्जा ज्यादा होगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या रहेगा? कम। अगर टूटने वाले बंध क्या है? कम, और बनने वाले बंध क्या है? ज्यादा, तो यहाँ पर खर्चा क्या है अपना? कम, और प्रोड्यूस क्या है यहाँ पर? ज्यादा। तो यहाँ पर इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या रहेगा? अधिक रहेगा। इसके बाद में आज अपन पढ़ेंगे सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी, यानी सक्रियण ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार, सक्रियण ऊर्जा या इसको अपन एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा, इसको EA द्वारा दर्शाया जाता है। यह रासायनिक अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार प्रभावित करती है? पहले मैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा के बारे में बताता हूं। तो ये अपन बात कर रहे थे सक्रियण ऊर्जा, इससे पहले अपन बात करेंगे सक्रियण ऊर्जा टॉपिक अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन यहां पर पढ़ेंगे उत्प्रेरक का प्रभाव। किसका प्रभाव है ये? उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव। इस उत्प्रेरक के प्रभाव में अपन क्या पढ़ते हैं? यानी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के प्रभाव में अपन क्या पढ़ते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। इस एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में अपन जस्ट थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। तो चौथा प्रभाव कौन सा है? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, या किसका प्रभाव है? उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखो, उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, मात्रात्मक रूप से और कंपोजिशन यानी संगठनात्मक रूप से। ऐसे रासायनिक पदार्थों को अपन क्या कहेंगे?
उत्प्रेरक कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, वेग परिवर्तित। तो यहां पर, और वेग परिवर्तित मतलब यहां पर अपन वेग बढ़ाने वाले उत्प्रेरकों के बारे में बात करेंगे, यानी जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं उनके बारे में। देखो अपन पढ़ते हैं उत्प्रेरक दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक, सामान्यतः है। धनात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, वैसे तो 4-5 प्रकार होते हैं इनके। धनात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। लेकिन अब अपन बात करें अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरकों की, तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं क्या रहते हैं, अपरिवर्तित। डेफिनेशन यही है उत्प्रेरक की। अब देखो वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाते हैं, कौन, कैटलिस्ट। यानी ये जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, उसको कैसे बढ़ाते हैं, कैटलिस्ट। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, ये अभिक्रिया को कम सक्रियण ऊर्जा का एक नया पथ प्रदान करते हैं। और सक्रिय ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम। वह न्यूनतम आधिक्य ऊर्जा जो अभिकारकों को उत्पाद में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है, उस न्यूनतम आधिक्य ऊर्जा को ही अपन क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। तो ये उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाते हैं, ये सक्रियण ऊर्जा का मान क्या कर देते हैं, कम, और एक कम सक्रियण ऊर्जा का नया पथ प्रदान करते हैं। जैसे मैं यहां पर आपको बताऊं, ये है ऊर्जा ऊपर की ओर, यह है अभिक्रिया की प्रगति। अब अपन देखते हैं यहां पर ऊपर की ओर जाने पर ऊर्जा बढ़ रही है, यहां पर यह है, इसको कहते हैं अपन अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा जो अभिकारक अणु अपने पास में रखते हैं। अब देखो इस अभिक्रिया को यहां पर क्या है, रिएक्टेंट या अभिकारक है यहां पर, और ये इनकी ऊर्जा है। ये अभिकारक किस में बदलते हैं, ये उत्पाद में बदलते हैं, ये है उत्पाद। अब ये जो ऊर्जा है, ये है, मैं लिख देता हूं उसको, बिना उत्प्रेरक के सक्रियण ऊर्जा, यानी विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है ये, एक्टिवेशन एनर्जी। बिना उत्प्रेरक के क्या है, सक्रियण ऊर्जा। क्लियर हुई ये बात। अब अपन क्या डालते हैं, इसको मैं लिख देता हूं EA फर्स्ट, यानी ये बिना उत्प्रेरक के क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। अब अपन जैसे ही इसमें उत्प्रेरक डालते हैं, चलो आप समझ गए, यहां से इसको सीधा मैं कर देता हूं, बिना उत्प्रेरक, विदाउट कैटलिस्ट क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब जैसे ही अपन इसमें उत्प्रेरक डालेंगे तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया को कम सक्रियण ऊर्जा का एक नया पथ प्रदान करते हैं। ये क्या है, यहां पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह उत्पाद सक्रियण ऊर्जा। अब आप देख रहे होंगे यहां पर
अगर आप उत्प्रेरक डालोगे तो इतनी ही ऊर्जा अपने को चाहिए होगी, किसको, अभिकारकों को, किसमें, उत्पाद में बदलने के लिए। ये चीज क्लियर हुई आप सभी को। अगर आप उत्प्रेरक इसमें नहीं डालते हो तो अभिक्रिया को कितनी ऊर्जा चाहिए, अभिकारकों से उत्पाद में कन्वर्ट होने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए। तो ये देखो मैंने कहा था उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया को कम सक्रियण ऊर्जा का एक नया पथ प्रदान करते हैं जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ये एक चीज क्लियर होनी चाहिए आप सभी को। और यहां पर आप देख सकते हो इस डायग्राम से ये पूरा आपको मैंने क्लियर करवाया है। तो ये किसका प्रभाव था, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का प्रभाव। समझ में आई ये बात सभी को। तो अपन बोल सकते हैं उत्प्रेरक क्या करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं अभिक्रिया का वेग। आंसर है इस चीज का आपके पास, कैसे बढ़ाते हैं। उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया को लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का यानी कम सक्रियण ऊर्जा का एक न्यू पाथ प्रोवाइड करवाते हैं, एक नया पथ प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है अभिक्रिया का वेग यानी अभिकारक उत्पाद में तेजी से बदलेंगे और वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का बढ़ जाएगा। क्लियर हुई ये बात सभी को। अब अपन नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो आप सभी जानते हो अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वह उतना ही ज्यादा क्या करेगा, उसकी सतह क्रिया करने के लिए क्या रहेगी, उपलब्ध रहेगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या रहेगा, अधिक। क्लियर हुई बात सभी को। मतलब उतना ही पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा क्रिया करेगा, ज्यादा अभिक्रिया करने के लिए संपर्क में उपलब्ध रहेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या रहेगा, अधिक रहेगा। जैसे मैं बात करूं कोई ठोस अभिकारक है तो ठोस अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बढ़ाएंगे, अपन उनको पीस लेंगे, बारीक छोटे छोटे कणों में अपन क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, जिससे उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ा तो ज्यादा क्षेत्रफल में क्रिया होगी, तो ज्यादा क्रिया होगी तो उत्पाद क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। तो ये सीधी सी बात है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और ठोस अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, उनको बारीक पीस लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में उन्हें लिया जाता है। जैसे लकड़ी की तुलना में बुरादा तुरंत जल जाता है क्योंकि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बुरादे का क्या हो जाता है, वहां पर बढ़ जाता है। तो ये सिंपल सी बात है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। अब लास्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन यानी विकिरणों द्वारा उद्वासन। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनको फोटोन चाहिए होते हैं, जैसे H2 और Cl2 क्रिया करेंगे। ये क्रिया होती है जल की सतह पर। अगर यह अंधेरे में हो, क्या बने 2HCl, तो इस अभिक्रिया को संपन्न होने में क्या लगेगा, काफी समय लग जाएगा। जल की सतह पर H2 और Cl2 की क्रिया होती है, HCl का निर्माण होता है। अगर यही अभिक्रिया डार्कनेस एनवायरनमेंट में संपन्न होती है तो इसको काफी अधिक समय लगता है, लेकिन इस पर थोड़ा सा क्या डाल दें अपन, फोटोन डाल दें, सूर्य का प्रकाश, और क्या बनेगा 2HCl। तो ये अभिक्रिया एक विस्फोट के साथ होती है। विस्फोट मतलब बिल्कुल इसकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो अंधेरे में बहुत ही धीमी गति से, यानी काफी दिन या कई वर्ष लग जाते हैं उनको होने में। जैसे ही उनको अपन रेडिएशन द्वारा अपन क्या करते हैं, उद्भासित करते हैं या रेडिएशन उनके ऊपर डालते हैं, तो वो अभिक्रियाएं तेजी से संपन्न होती है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, जल की सतह पर होने वाली H2 और Cl2 की रिएक्शन अंधेरे में होगी तो इसको काफी अधिक टाइम लगेगा, और जैसे ही अपन रेडिएशन डालते हैं या फोटोन डालते हैं तो ये अभिक्रिया तुरंत संपन्न हो जाएगी। तो ये सभी 6 कारक थे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले। इसके बारे में लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती। प्रारंभ में सांद्रता ज्यादा, वेग ज्यादा।
प्रारंभ में वेग चरघातांकी रूप से क्या होता है, घटता है, क्योंकि अभिकारक तेजी से क्या होते हैं, उत्पाद में बदलते हैं, अर्थात अभिकारक तेजी से घटते हैं तो वेग भी तेजी से घटेगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के क्या है, समानुपाती। टेम्परेचर इफेक्ट, सभी अभिक्रियाओं का ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ता है। एक जनरली ऑब्जर्वेशन के अनुसार 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाओगे तो 2 से लेकर 3 गुना वेग बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि सिस्टम का ताप बढ़ाने पर, तंत्र का ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, टक्करों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा। प्रकृति बता दिया, टूटने वाले बंध कम हैं और बनने वाले ज्यादा हैं तो वेग ज्यादा, रिवर्स होगा तो वेग कम। उत्प्रेरक का प्रभाव, ये उत्प्रेरक का प्रभाव आप सभी को ध्यान रखना है। सरफेस एरिया बता चुका, रेडिएशन द्वारा उद्वासन ये भी मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब अपन पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि अभिक्रिया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन या इसको कहेंगे अपन शून्य कोटि अभिक्रिया। सबसे पहले अपन बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की या शून्य कोटि अभिक्रिया की। कहते किसे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जैसे अभी मैं पहले आपको बता चुका हूं ये क्या होता है, dx/dt। ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग है। क्या है? वेग। कल भी बताया था। मैं लिखूं dc/dt, यहां पर प्लस माइनस लगाया जाता है, ये भी क्या है, वेग। अब प्लस का क्या मतलब है, उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन का अध्ययन समय के साथ ज्ञात करके वेग निकला है। माइनस का मतलब अभिकारकों के रेस्पेक्ट में अभिक्रिया का क्या है, वेग। माइनस का मतलब क्या वेग माइनस है यहाँ पे? नहीं, वेग कभी भी माइनस नहीं होता है। यहाँ पर क्या बता रहा है नेगेटिव सिंबल? यह हमें बता रहा है कि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है। ये चीज क्लियर हुई सभी को? यहां पर ये क्या है, x क्या है, जैसे प्रारंभ में क्या है 100 है और 20 किस में बदल गए, उत्पाद में कितने बच्चे, 80। ये 80 है यहाँ पर बचे हुए अभिकारकों की संख्या, बचे हुए अभिकारकों की संख्या। बात समझ में आई? तो ये भी क्या होता है, वेग ही होता है, dx/dt। अब जैसे ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अपन बात करेंगे, किसे कहते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया? वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। वेग किसके समानुपाती होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती, शून्य घात के समानुपाती, समानुपाती। अब देखो शून्य घात के समानुपाती, किसी भी संख्या के ऊपर शून्य घात लगे उसका मान सदैव क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या के ऊपर शून्य घात, जैसे 100 की पावर 1 कितना हो, सॉरी 0 कितना होगा मान 1। तो ये एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, स्थिर वैल्यू है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिक्रिया का वेग समय के साथ क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। किसे कहेंगे? वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। अर्थात अभिक्रिया का वेग समय से अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। कैसे?
जैसे मैं यहाँ पर ये आरेख बना रहा हूं, ये है कोई शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और ये है इधर समय टाइम, तो ये वेग ये होगा। यानी वेग समय के साथ क्या है, यहां पर देखो समय बढ़ रहा है लेकिन वेग क्या है, स्थिर 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 स्थिर, यानी वेग समय से अपरिवर्तित रहता है, वेग समय से अपरिवर्तित रहता है। यानी वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती। यानी यहां पर मैं कहूं वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये चीजें आप सभी को क्लियर हुई क्या यहां पर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए? शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं? कोटि क्या होती है? वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, या फिर वेग निर्धारक पद में सांद्रता पदों पर जो घातांक होती है उनका योग ही क्या होती है? कोटि। अगर सांद्रता पदों पर घातांक क्या हो? जीरो, तो कोटि क्या है? जीरो। n का मान जीरो तो कोटि क्या है? जीरो। तो सांद्रता पदों पर घातांक क्या है? जीरो। तो उस सांद्रता पद का मान क्या हो जाएगा? एक। अर्थात उस पर वेग निर्भर करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। अब अपन इसके लिए समीकरण निकालते हैं। जैसे एक सामान्य समीकरण है, A किसमें बदल रहा है? उत्पाद में। कोई एक सामान्य अभिक्रिया है जिसमें A अभिकारक किसमें बदल रहा है? उत्पाद में। अभिक्रिया का वेग, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग, यहां पर जीरो ऑर्डर वेग को किससे लिखते हैं अपन? यहां पर लिख सकते हैं अपन dx अपॉन dt, समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता की जीरो घात के क्या होता है? अभिक्रिया का वेग समानुपाती। मैंने कहा वेग को इससे अपन लिखेंगे। ये क्या है? वेग dx अपॉन dt क्या है? रेट है या वेग है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस dc अपॉन dt से भी अपन लिख सकते हैं। वेग प्लस माइनस में नहीं है, ये किसके रेस्पेक्ट में होगा? माइनस लगेगा तो अभिकारकों के संदर्भ में। तो अब आप जानते हो वेग क्या हो जाएगा? dx, यहां पर मैं लिख रहा हूं dx अपॉन dt बराबर k0, 1 की पावर 0, 1 की पावर सांद्रता 0, ये क्या है? 1। dx अपॉन dt बराबर क्या हो गया? k नोट। ये समीकरण अपने को यहां पर प्राप्त हुई, और इसी समीकरण को अपन समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, और इसको क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अवकलित वेग समीकरण। कौन सी समीकरण कहते हैं? अवकलित वेग समीकरण। कौन सी समीकरण कहेंगे इसको? शून्य कोटि अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण। अब अपन बात करेंगे आगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। ZOR लिखता हूं, ऊपर लिख दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करेंगे। अब अवकलित वेग समीकरण अपन ने ज्ञात कर ली, अब अपन क्या ज्ञात करेंगे? समाकलित वेग समीकरण। जैसे समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। जैसे dx बराबर k0 dt, ये समीकरण है। क्या है ये? dx बराबर k0 dt। अब इस समीकरण का अपन क्या करेंगे? समाकलन। उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे इसका, ये समाकलन का सिंबल ये k0 और ये dt। तो ये समाकलन करेंगे तो dx का समाकलन क्या होगा? अक्स k0
स्थिरांक का समाकलन स्थिरांक, और ये dt का समाकलन t और प्लस c। आप जानते हो जब समाकलन में लिमिट नहीं आती है उस समय किसका प्रयोग किया जाता है? एक स्थिरांक आता है, उसको कहते हैं अपन समाकलन स्थिरांक। तो c क्या है यहां पर? समाकलन स्थिरांक। c क्या है यहां पर? समाकलन स्थिरांक। देखो ध्यान रखना, जो समाकलन होता है उसमें या तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का यूज करो। अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट का यूज नहीं करते हैं तो ये क्या आता है? कांस्टेंट आता है, एक स्थिरांक आता है, उसको कहते हैं अपन समाकलन स्थिरांक। अब इस समाकलन स्थिरांक का मान ज्ञात करते हैं अभिक्रिया की प्रारंभिक स्थिति में, यानी t बराबर 0 पर। t बराबर 0 पर, तो t बराबर 0 पर अक्ष क्या रहता है? अक्ष उत्पाद है, उत्पाद क्या है? 0 है। तो समाकलन स्थिरांक c का मान अभिक्रिया की प्रारंभिक स्थिति में निकाला जाता है। प्रारंभिक स्थिति में निकालते हैं। प्रारंभिक स्थिति का मतलब t इजिकल टू 0। t 0 होगा तो अक्ष क्या रहेगा? 0 रहेगा। और t 0 है, अक्ष 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो बताओ c भी क्या होगा? तो c बराबर भी क्या होगा? 0 होगा। और c का मान उपरोक्त समीकरण में रखकर हल करने पर देखो c का मान क्या है? 0। इस समीकरण में रखेंगे c का मान 0 और हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? x बराबर k0 t। यही समीकरण अपने को प्राप्त हुई यहां पे। तो ये k0 इजिकल टू क्या हो जाएगा? x अपॉन t। ये क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की समाकलित, कौन सी? समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कौन सी समीकरण है? ये समाकलित वेग समीकरण। ये चीज क्लियर हुई। अपन ने अवकलित वेग समीकरण निकाली और कौन सी समीकरण निकाली? समाकलित वेग समीकरण। अब अपन लिखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट। आप सभी जानते हो क्या होती है? मोल प्रति लीटर। क्या होती है? मोल प्रति लीटर और सेकंड यानी समय इनवर्स होती है। या इसको लिखते हैं मोल पर लीटर और ये समय को सेकंड में लेने पर सेकंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट होगी, उसका जो रेट कांस्टेंट होगा, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की जीरो की यूनिट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो अभी तक आपको मैंने क्या बताया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कौन सी समीकरण है? अवकलित वेग समीकरण। कौन सी समीकरण है? समाकलित वेग समीकरण। और क्या बताया आपको मैंने? इसकी यूनिट आपको मैंने बता दी है। ये चीज सबको क्लियर हुई। अब अपन बात करते हैं इसकी आगे। ये क्लियर है? इसको अपनी कॉपी में साफ स्पष्ट लिखना है, सभी को नोट्स प्रिपेयर करने हैं। एक बार फिर से मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताता हूं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता है। अभिक्रिया का वेग समय से अपरिवर्तित है। अभिक्रिया का वेग समय से क्या है? अपरिवर्तित। तीन बातें बोली, क्लियर है सभी को? और सामान्य जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती। वेग कांस्टेंट आएगा, इसको उठाएंगे सिंबल को, और ये है 1
ये समीकरण अवकलित समाकलन करने पर कौन सी समीकरण समाकलित, और इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ये इसके वेग स्थिरांक की यूनिट में आपको पहले भी करवा चुका हूं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब अपन बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आलेखी निरूपण। अपने को क्या क्या प्राप्त हुई, अवकलित समीकरण कौन सी थी, dx अपॉन dt बराबर k0। अपने को कौन सी प्राप्त हुई, समाकलित कौन सी थी, k0 बराबर x अपॉन t। अपन ने क्या लिखी, इसकी यूनिट लिखी। तीनों चीजें मैं क्लियर करवा चुका। अब अपन लिखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या इसको कहते हैं आरेखी निरूपण। आरेखी निरूपण, जो अपना समाकलित समीकरण था क्या था, k0 बराबर x अपॉन t। इसको अपन लिख सकते हैं x बराबर k0 t। और ये किसको फॉलो कर रहा है, ये एक सरल रेखा समीकरण को क्या कर रहा है, फॉलो। वो क्या होती है, y बराबर mx प्लस c। y क्या है, y एक्सिस। y एक्सिस मतलब ये होती है y एक्सिस। x क्या है, x एक्सिस है। m क्या है, यहां पर स्लोप है या ढाल, स्लोप या ढाल। c क्या है यहां पर, अंतःखंड। तो इसको ऐसे लिखते हैं y बराबर ये x, और ये मान लो ये हो जाता है इसका ढाल m, और ये क्या हो जाता है इसका अंतःखंड, इंटरसेप्ट। इसको कहते हैं अपन c। ये एक सरल रेखा समीकरण होती है। यहां पर देखो आप, सरल रेखा समीकरण, इस समीकरण और इस समीकरण में तुलना करो तो इसमें क्या आपको प्लस c अंतःखंड दिख रहा है क्या, इसमें नहीं दिख रहा है। ध्यान रखना, इसमें क्या है, y है और क्या है mx। मैं लिखूं ये y और ये क्या है m, और ये क्या है x। तो ये y बराबर क्या है mx। तो इसका आलेखी निरूपण अपन करें, जैसे इसको हटा देता हूं मैं। तो y एक्सिस पर क्या लिखेंगे अपन, अक्ष को देखो, y एक्सिस पर ये अक्ष आएगा, ये चीज क्लियर होनी चाहिए आप सभी की। और x एक्सिस पर कौन है, देखो x एक्सिस पर कौन है, t। और यहां पर आपको अंतःखंड दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आरेख का मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, और ये आरेख, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है डेल्टा x, इधर देखो, और ये क्या है डेल्टा t। ये क्या है ढाल, और जो ढाल है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के। और ये tan थीटा यहाँ पर किसके बराबर है, k0 के बराबर है। किसके बराबर है, k0 के। तो इसका आरेखी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं आसानी से सरल रेखा समीकरण से। कौन सी इक्वेशन से आप करोगे, इसका सरल रेखा समीकरण से। एक आरेख इसका मैं आपको बता चुका हूं, इसका जो वेग है वो समय से क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य कोटि है। किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये क्लियर हुई बात सभी को। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको सरल रेखा समीकरण आनी चाहिए। क्या होती है, y बराबर mx प्लस c। ये ध्यान रखें, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, m क्या है यहाँ पर स्लोप, और c क्या है इंटरसेप्ट। तो इसमें c नहीं है, इसमें इंटरसेप्ट नहीं है। ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई t x एक्सिस। देख लो y एक्सिस, x एक्सिस, और ये क्या है m क्या है, यानी k0, k0 क्या है ढाल है, जो tan थीटा के बराबर होता है। ये चीज सबको इसकी क्लियर हुई आपको। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके हाफ लाइफ की, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल
हाफ लाइफ, यानी इसको अपन टी हाफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? टी हाफ से दर्शाते हैं। किससे कहते हैं हाफ टाइम या हाफ लाइफ? अर्ध आयुकाल किसे कहेंगे? हाफ टाइम यानी अर्ध आयु काल। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारकों की सांद्रता उनकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, यानी अभिकारकों की सांद्रता उनकी प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह जाए? आधी रह जाए। और उसमें जो टाइम लगता है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रहने में जो टाइम पीरियड लगता है उस टाइम पीरियड को ही अपन क्या कहते हैं? टी हाफ अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। किसे कहेंगे? अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग अपघटित होने में लगा समय क्या कहलाता है? हाफ लाइफ टाइम यानी अर्ध आयु काल। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता होती है उसका आधा भाग अपघटित होने में लगने वाला समय, यानी वह टाइम जिसमें अभिकारकों की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह जाए? आधी रह जाए। इस कार्यक्रम में जो टाइम लगता है तो अपन बोल सकते हैं टी हाफ क्या है? टाइम है। कौन सा टाइम? अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक से शुरू से कितनी रह जाए? आधी रह जाए। तो अपन यहां पर क्या लेंगे? टी बराबर टी हाफ लिखेंगे और x बराबर क्या लिखेंगे? a/2 लिखेंगे। ध्यान देना, ए है अभिकारकों की ए किसको दर्शाता है? प्रारंभिक सांद्रता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रारंभिक सांद्रता को। और प्रारंभिक सांद्रता का आधा x का मान कितना है? प्रारंभिक सांद्रता कितना अभिकारक बच्चे कितने का अभिकारक रहने चाहिए? a/2 प्रारंभिक सांद्रता का आधा। और इसमें टाइम कितना है जो लगता है वो क्या कहलाता है? टी हाफ। तो इसी को किसमें पुट करेंगे अपन? इसी की वैल्यू किसमें? यदि x बराबर k0 टी में इसको पुट करना है, या क्या लिखेंगे? ये समीकरण अपने पास थी k0 बराबर x/t, समाकलित समीकरण थी ये अपने पास। तो k0 x बराबर क्या लिखेंगे? a/2 और t बराबर क्या लिखें? टी हाफ। तो बताओ टी हाफ क्या हो जाएगा? टी हाफ a/2k0। ये अपने पास समीकरण प्राप्त हुआ है। अर्थात जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अर्ध आयुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती। ये लाइन यहां पर क्या है? इंपॉर्टेंट है ये संबंध, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती। अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये अपने को यहां पर ध्यान रखना है। तो एक बार मैं फिर से अर्ध आयुकाल के बारे में बता रहा हूं। किसे कहते हैं? हाफ लाइफ टाइम किसे कहते हैं? किसे कहेंगे? वह टाइम जिसमें अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह जाए? आधी रह जाए। और प्रारंभिक सांद्रता a से लिखें तो कितनी बचनी चाहिए? a/2। तो ये x की जगह क्या लिखेंगे? a/2। ये कितनी सांद्रता बचनी चाहिए? इतनी बचनी चाहिए। टाइम कितना? टी हाफ। बस इसी को अपन किस में रखेंगे? समाकलित समीकरण में। बस हर जगह समाकलित समीकरण काम में लेनी है। ये लिया, ये टी हाफ अपने को ज्ञात करना है, ये हो जाएगा। बताओ किसके इसके समानुपाती है या नहीं है? ये शून्य ऑर्डर रिएक्शन का क्या बता दिया मैंने आपको? हाफ लाइफ टाइम या अर्ध आयु काल। तो इसके बाद में यूनिट के बाद में क्या बताया आपको मैंने? आरेखीय निरूपण। सबको क्लियर है? और आरेखीय निरूपण के बाद में क्या बताया मैंने आपको? इसका टी हाफ। क्या बताया? टी हाफ। अब इसके लास्ट हैं एग्जाम्पल या उदाहरण। किसके? शून्य कोटि अभिक्रिया के। लास्ट इसका टॉपिक मैं बताता हूं, फिर अपनी शून्य कोटि रिएक्शन क्या हो जाएगी? कंप्लीट। एक बार फिर से देख लो। आरेखीय निरूपण में सरल रेखा समीकरण काम में लेनी है, बताना है, ये मैं आपको बता चुका। ये हाफ लाइफ टाइम आपको मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब इसकी अपन बात करेंगे एग्जाम्पल की।
शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के उदाहरण की अपन अब बात करेंगे। शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण कौन कौन से एग्जाम्पल इसके हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं बता चुका, जल की सतह पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली H2 और Cl2 की अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल, फास्फिन का विघटन, इसको क्या कहते हैं? फास्फिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्फिन। फास्फिन का क्या करवाएं अपन? विघटन करवाएं। फास्फिन का विघटन अपन करवाएं तो यहां पर कोई ना कोई उत्प्रेरक अपने को यूज में लेना पड़ेगा, या उत्प्रेरक यहां पर अपने को काम में लेना पड़ेगा। ये है मोलिब्डेनम उत्प्रेरक। उच्च दाब पर इसका क्या होगा? विघटन होगा। तो क्या बनेगा? 2p+3H2। इसी प्रकार ये फास्फिन है, किसका विघटन करवा दो? अमोनिया का विघटन करवा दो, ये होगा टंगस्टन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बनेगी? N2+3H2। ये सभी क्या है? गैसेज हैं। ये क्या है? टंगस्टन। ये क्या है? मोलिब्डेनम। टंगस्टन है, मोलिब्डेनम। एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक आ जाए वो जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। पहचान का एक सिंपल मेथड है जिसमें क्या आ जाए? उत्प्रेरक आ जाए। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक आ जाएगा वो सभी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं होगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये सभी अभिक्रियाएं उच्च दाब पर संपन्न होती है। किस पर संपन्न होती है? चाहे फास्फिन का विघटन कर लो, चाहे मोलिब्डेनम का विघटन कर लो, इसकी कर लो, ये स्थिर दाब पर रहती है। तो ये तीन एग्जांपल किसके हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फिन और ये HCl का निर्माण, ये एग्जांपल अपने को क्या रखने हैं? ध्यान रखने हैं। इस प्रकार से आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। कितनी बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बता दोगे, और ये आरेख बता दोगे। वेग समय के साथ क्या रहता है? परिवर्तित रहता है। फिर अवकलित समीकरण, फिर समाकलित समीकरण, फिर यूनिट, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा समीकरण? y बराबर mx। तो क्या हो जाएगा? k0 बराबर ये अक्ष t। ये समीकरण, ये सरल रेखा समीकरण अपनी प्राप्त कर चुके थे अपन। और k0 बराबर अक्ष अपॉन t, और ये था अक्ष बराबर k0t। ये समीकरण से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और उसके बाद में इसका क्या था? हाफ लाइफ टाइम था। ये ध्यान रखना है, ये किसके समानुपाती? ये चीज क्या है? इंपॉर्टेंट। यानी t हाफ किस पर निर्भर करता है? विकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। फिर इसके क्या हैं? इसके उदाहरण, या फिर मैं कहूं इसके क्या है? एग्जाम्पल। ये सबको क्लियर रखना है। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।